नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पलटवार नॉवल का पार्ट 6। इसके बाकी के 5 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पलटवार नॉवल का पार्ट 6। तुम्हारी कल्पना से ज़्यादा मायावी। उधर उसकी ऐसी ताकत बन गई, बताते हैं कि कभी उसकी गिरफ्तारी की नौबत आई तो दंगे हो जाएंगे। ऐसा कोहराम मचेगा जैसे हुकूमत ने किसी पीर पैगंबर पर हाथ डालने की ज़रूरत की हो। यकीन नहीं आता, किसी को नहीं आता, लेकिन सच तो सच है। 2.5 साल पहले यहाँ राजनगर में था। यहाँ से गायब हुआ तो कुछ अरसा गायब ही रहा, फिर मुंबई में प्रकट हुआ और अकेला, माइंड इट, अकेला मुंबई के एक छत्र बादशाह राज बहादुर बकिया और काला पहाड़ के एम्पायर से भिड़ गया, और तब तक जूझता रहा जब तक उसने एम्पायर को और उसके सारे छोटे बड़े ओहदेदारों को नेस्तो नाबूद कर दिया। लोग उसे वन मैन ऑर्गेनाइजेशन कहने लगे। आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, खबरें आती रहती हैं। मैं आज भी इस बात का मातम मनाता हूँ कि उसकी गिरफ्तारी का सहरा मेरे सर न बन सका। वो फिर यहाँ था। अच्छा, जी हाँ, पक्की बात, जी हाँ, प्लीज़ एक्सप्लेन। मोहन बाबू का यहाँ लिंक रोड पर एलिशिया टावर में एक फ्लैट है, जहाँ से उठाए फिंगरप्रिंट से शिनाख्त हुई है कि असल में वो जगमोहन था। उसी फ्लैट की एक आइटम में से फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए थे जो कि जगमोहन के नहीं थे। उनका मैच ढूंढने के लिए उनको यहाँ के फिंगरप्रिंट सेक्शन में सौंपा गया था, तो पता चला था कि वो फिंगरप्रिंट्स सोहल के थे। सिर्फ एक जगह से मिले? हाँ, सिर्फ एक जगह से मिलने से ही जाहिर होता है कि उससे कोताही हुई, जो कि वहाँ पे छूट गए। मतलब क्या हुआ इसका? 2.5 साल के वक्फे के बाद राजनगर में, यानी कि मूल जगह पर, 2 दोस्त, 2 फेलो क्रिमिनल, 2 अपहर्ता इकट्ठे हुए तो क्यों हुए और कब हुए? हाल में हुए, पहले हुए या और पहले हुए? फिंगरप्रिंट्स पर तारीख तो नहीं होती ना, क्या पता लगता है कि वो कहीं कब बने। अब जबकि ये स्थापित है कि मोहन बाबू और जगमोहन पुराने दोस्त थे, तो हो सकता है कि सोहल पहले कभी दोस्त से मिलने उसके एलिशिया टावर वाले फ्लैट पर पहुंचा हो और जाती बार अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा गया हो, सिवाय एक जगह से जो कि शायद उससे भूल गई। ऐसा ही जान पड़ता है। अपनी स्टोरी के एक किरदार अरविंद कौल की बाबत क्या कहते हो? क्या वो सोहल हो सकता है? इस संभावना की तरफ ख्याल मेरा भी गया था, लेकिन वो होपफुल थिंकिंग ही निकली। मैंने रीजनल क्राइम रिकॉर्ड के रिकॉर्ड से सोहल की तस्वीरें निकलवाई थी, लेकिन दोनों में से कोई भी कॉल से कतई नहीं मिलती थी। ओह, मेरे को शक है कि मेरे दारोगा भगवती सिंह डोभाल ने आत्महत्या नहीं की, उसका कत्ल हुआ है। मोहन बाबू के साथ जो बदसलूकी उसने की, उसकी सज़ा के तौर पर उसका कत्ल हुआ है, लेकिन अपने शक को विश्वास में बदलने का मेरे पास कोई जरिया नहीं। खैरगढ़ में पीयूष वर्मा नाम के एक छोकरे का कत्ल हुआ। मेरे को शक है कि कत्ल अरविंद कौल ने किया, लेकिन अरविंद कौल को कातिल साबित करने का मेरे पास कोई जरिया नहीं। मेरे पास उस कत्ल का, जो कि इस अरविंद कौल के होटल के अपने कमरे में हुआ, हीरालाल हजरती नाम के एक शख्स का जिम्मेदार उसको ठहराने का कोई जरिया नहीं। वर्तमान स्थिति ये है कि अरविंद कौल गायब है और उसको ट्रेस करने का भी मेरे पास कोई जरिया नहीं। उसकी रेलवे रिजर्वेशन कहती है कि वो खैरगढ़ से मुंबई की गाड़ी चढ़ गया, लेकिन ये बात स्थापित कर पाना मुश्किल है कि उसने जहाँ की गाड़ी पकड़ी ऐन वहीं पहुँचा, रास्ते में कहीं ना उतर गया। कितना कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। जिसे मैं कातिल समझता था वो भी मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मेरी बेचारगी देखिए, अभी मेरे काबू में कुछ भी नहीं है। होता है, हर बात एक दूसरे से कनेक्टेड जान पड़ती है, और हर बात का धुरा या मोहन बाबू दिखाई देता है या उसका कथित दोस्त कॉल दिखाई देता है, लेकिन काबू में फिर भी कुछ नहीं है, ना आने की संभावना बाकी है। ज़रा गौर कीजिए, दारोगा डोभाल ने हर जगह को नज़रअंदाज करके खुदकुशी की तो कहाँ की? मोहन बाबू के फ्लैट में। पीयूष वर्मा की लाश दफन मिली तो कहाँ मिली? मोहन बाबू की कोठी की बेसमेंट में। हीरालाल हजरती का कत्ल हुआ तो कहाँ हुआ? कॉल के होटल के कमरे में। मोहन बाबू की हार्ट अटैक से हुई कथित स्वाभाविक मौत के बाद कॉल ने अपना होटल छोड़कर खैरगढ़ में कहाँ मुकाम पाया? मोहन बाबू की कोठी पर। वो एक अजनबी ऐसा क्यों कर पाया? डोभाल की सह की वजह से। डोभाल की सह किस लिए? क्योंकि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे बने हुए थे। इसी वजह से हमारे दारोगा ने खुद कॉल को एलिबाई दी कि हजरती के कत्ल के वक्त
कॉल उसके साथ मोहन बाबू की कोठी में था, वरना एक पुलिस वाले का एक अजनबी को एलिबाई देने का क्या मतलब। इतनी इंटरकनेक्टेड और सजेस्टिव बातों की वाकिफियत होने के बावजूद यकीनी तौर पर मैं नहीं जानता कि हजरती का कत्ल किसने किया, पीयूष वर्मा को मारकर उसकी लाश को जमींदोज किसने किया, डोभाल जैसे कैरेक्टरलेस, शेमलेस, मोटिवेटेड दरोगा ने खुदकुशी क्यों की। भाई, इसलिए तो कहते हैं कि ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। आपकी राय में अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी राय में मौजूदा हालात में तो तुम अपनी बेचारगी को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन एक पहलू ऐसा है जिसमें आइंदा किसी डेवलपमेंट पर तुम नज़र रख सकते हो। कौन सा? सुनामपुर की डकैती वाला पहलू, जिसमें तुम्हारे मोहन बाबू उर्फ जगमोहन की शिरकत अब स्थापित हो चुकी है। यह भी स्थापित हो चुका है कि उस काम को अंजाम देने वाले 3 जने, जिनमें से एक मोहन बाबू मर चुका है, दूसरा दिलीप चौधरी गिरफ्तार है और तीसरा मुग्धा चौधरी अदालत से बेनिफिट ऑफ डाउट पाकर बरी हो जाने की वजह से फिलहाल आज़ाद है। उस केस में कोई आइंदा हलचल होगी तो कोई बड़ी बात नहीं कि उसका कोई असर तुम्हारे केस पर भी झलके, क्योंकि दोनों केसों में मोहन बाबू का कॉमन किरदार है और ये मिस्टीरियस अरविंद कौल कॉमन किरदार हो सकता है। वो सोहल भी हो सकता है, भले ही तुम्हारी पड़ताल ये स्थापित कर चुकी है कि वो सोहल नहीं हो सकता। सोहल जिन कई नामों से मशहूर है, उनमें से एक चलता फिरता प्रेत या फैंटम द घोस्ट हु वॉक्स भी है। अब सोचो, प्रेत क्या नहीं कर सकता। मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं, जैसे मुझे है, लेकिन जब वो शख्स मायावी मानव कहलाता है तो कोई तो माया दिखाता ही होगा, कोई तो माया जाल फैलाता ही होगा। अच्छा, कौशिक आश्वासन रहित स्वर में बोला। हाँ, राय का शुक्रिया जनाब। कौशिक एकाएक उठ खड़ा हुआ। मैं आपसे फिर मिलने आ सकता हूँ? ज़रूर, जब मर्जी, खुशी से। थैंक यू सर। शाम को विमल कलापुरम पहुंचा। तब तक सूरज डूबे काफ़ी अरसा हो चुका था और वातावरण में अंधकार छा चुका था। उसने कोठी को अंधेरे के गर्त में डूबी पाया। रंजीत पासी उसकी आमद के वक्त से वाकिफ था और उससे अपेक्षित था कि वो हॉर्न की आवाज़ ही आकर आयरन गेट खोलता और गैरेज का शटर उठाकर रखता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसने फिर हॉर्न बजाया, कोई प्रतिक्रिया सामने न आई। उसने कार को सड़क पर छोड़ा और पैदल चलता आयरन गेट पर पहुंचा। गेट के बाहर से ताला लगा हुआ था। बाहर से कोठी में कहीं कोई रोशनी नहीं थी और कहीं से ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि वो आबाद थी। उसने एक बार दाएं बाएं देखा और फिर फुर्ती से फाटक फांद कर भीतर कंपाउंड में उतर गया। वो गैरेज के शटर के सामने पहुंचा तो उसने पाया कि गैरेज को दाएं बाएं 2 ताले लगे हुए थे। वो कोठी के बरामदे में पहुंचा। वहां प्रवेश द्वार पर भी मजबूत ताला जड़ा दिखाई दिया। फिर भी उसने कॉल बेल बजाई। जैसा कि अपेक्षित था, कोई जवाब न मिला। दिन में मुग्धा के लौट आने के बाद ही वो वहाँ से रुखसत हुआ था और अब चाचा भतीजी और उनका मेजबान रंजीत पासी तीनों वहाँ से गायब थे। क्या वजह थी? उसकी गैरहाजिरी में जरूर पासी ने वहाँ किसी तरह का खतरा महसूस किया था, इसलिए उसने चाचा भतीजी को किसी और सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया था, या वो बत्तियाँ बंद करके और ताले लगा के ये जाहिर करने के लिए कि कोठी आबाद नहीं थी, खुद कहीं चला गया था और चाचा भतीजी को तहखाने में ही बंद छोड़ गया था। हो तो सकता था, उसने सोचा, क्योंकि वो तहखाना इतने खुफिया तरीके से बना हुआ था कि उसकी कोई रोशनी बाहर दिखाई देना मुमकिन नहीं था। उस ख्याल से उसकी आशंकाओं को ब्रेक लगी। अगर वो दोनों तहखाने में थे तो कैसे उनको उसकी आमद की खबर लगती? उसे कोई तरीका ना सूझा। फिर एकाएक उसे ख्याल आया कि जब उसने कॉल बेल बजाई थी उसे भीतर कहीं घंटी बजने की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। उसने फिर कॉल बेल का स्विच दबाया और कान लगाकर कोई आवाज़ सुनने की कोशिश की। कोई आवाज़ ना आई। जिस बोर्ड पर कॉल बेल का स्विच लगा हुआ था उस पर और भी स्विच थे। उसने तमाम स्विच ऑन कर दिए, कहीं रोशनी ना हुई। फिर उसे बरामदे में परे बाईं दीवार के साथ लगे एक बक्से की मौजूदगी का एहसास हुआ, जिसमें शीशे की वैसी ऑब्जर्वेशन विंडो बनी हुई थी जो बिना बक्सा खोले बिजली के मीटर की रीडिंग देखने के काम आती थी। वो उस बक्से के करीब पहुंचा। उसने जेब से लाइटर निकाल कर जलाया और उसकी रोशनी में विंडो पर निगाह डाली तो पाया कि मीटर रुका हुआ था। उसकी डिस्क नहीं चल रही थी। बक्से को एक नन्हा सा ताला लगा हुआ था, जिसको उसने उमेठा तो ताला ना खुला। वो आंख उखड़ाई जिसमें वो ताला लगा हुआ था। उसने ढक्कन खोलकर लाइटर की रोशनी भीतर डाली तो मेन स्विच को ऑफ पाया। उसने मेन स्विच ऑन किया तो बरामदे में कंपाउंड में कई बत्तियां जल पड़ी। वापस स्विच बोर्ड पर लौटकर उसने कॉल बेल फिर बजाई तो इस बार भीतर बजी घंटी की आवाज़ उसे साफ सुनाई दी, लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया फिर भी सामने न आई। मुख्य द्वार को बाहर से ताला लगा हुआ था, लेकिन कोठी के कई और दरवाजे थे जो बाहर को खुलते थे लेकिन भीतर से बंद थे। कोई भीतर होता तो वो उन दरवाज़ों में से किसी को खोलकर बाहर झांक सकता था।
या चाचा भतीजी को हिदायत थी कि उन्हें किसी की आमद का एहसास हो तो वो उसे नज़रअंदाज करे। वैसा हो तो सकता था, लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि भीतर कोई नहीं था। वहाँ की तो फिज़ा भारी लगती थी और अंधेरे में इमारत भूता जान पड़ती थी। मीटर के बक्से पर वापस जाकर उसने मेन स्विच ऑफ किया और बक्से को बदस्तूर बंद किया। उसने ताले वाली आंख को थोड़ा सा ठोका और उसके छोटे छोटे पेच वापस उन छेदों में घुस गए जहाँ से कि वो उखड़े थे। स्विच बोर्ड के तमाम स्विच उसने ऑफ किए और वहाँ से वापस लौट पड़ा। अब उसके पास अपने होटल के कमरे में बैठकर पासी का या उसके फ़ोन कॉल का इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पासी ने चाचा भतीजी को किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया था तो देर सवेर तो इस बाबत उसके पास खबर पहुँचनी ही थी। वापसी के सारे रास्ते न जाने क्यों उसे एहसास होता रहा कि वैसी कोई खबर नहीं पहुँचने वाली थी। फिर भी किसी अजूबे की अपेक्षा में इंतज़ार ज़रूरी था। रात को 11 बजे मनकोटिया की मुलाकात दिलीप चौधरी और मुग्धा से हुई। चौधरी के साथ समीर महाजन था। मुलाकात की जगह नॉर्थ शोर की एक खाली पड़ी कोठी थी जो कि राजनगर के रईसों का एक्सक्लूसिव इलाका कहलाता था। वो राजनगर से 30 किलोमीटर बाहर समुद्र तट पर बसा इलाका था। उस कोठी के पिछवाड़े में उसका अपना बीच था जहाँ की बिना इजाज़त किसी का आना प्रतिबंधित था। सुनामपुर से वहाँ तक चाचा भतीजी मनकोटिया के हेलीकॉप्टर पर पहुँचे थे और सुनामपुर में की गई पुलिस की नाकाबंदी की रूह में वहाँ से उनके फ़ौरन निकल पाने का वही एक ज़रिया था। सुनामपुर से रवानगी के वक्त चौधरी ने यही समझा था कि वो इंतज़ाम धीरज परमार ने किया था। सारे रास्ते वो ये सोच सोच कर हैरान होता रहा था कि परमार जैसे मध्यम वर्ग का बार चलाने वाले शख्स की हेलीकॉप्टर तक पहुँच क्यों कर हो सकती थी। फिर हेलीकॉप्टर जब नॉर्थ शोर की उस कोठी की अपने हेलीपैड पर उतरा तो उसे एहसास होने लगा था कि उसका मेज़बान परमार नहीं हो सकता था, जो कि उसको उलझन में डालने वाली बात थी। विमल नाम के जिस युवक ने उसे अस्पताल से निकाला था उसने साफ कहा था कि वो परमार के लिए काम कर रहा था, और रंजीत पासी नाम का वो शख्स जिसकी कोठी की बेसमेंट में उसने शुरुआती पनाह पाई थी भी परमार का आदमी था। तो परमार और वो युवक विमल भी एकाएक आउट ऑफ पिक्चर कैसे हो गया था। उन्हीं उलझनों के बीच उसकी मनकोटिया से मुलाकात हुई। मैं पद्मपत मनकोटिया। वो एक कान से दूसरे कान तक मुस्कुराता हुआ बोला, नाम सुना होगा। नाम तो बराबर सुना है, चौधरी बोला। कैसे सुना है? तुम्हें मालूम ही है, फिर भी बताओ। तुम वो शख्स हो जो 50 करोड़ का सोना हमसे 35 की कैश पेमेंट पर खरीदने वाला था। एग्जैक्टली। मैं पूरी तैयारी के साथ कैसाना के समुद्र तट पर मौजूद था, लेकिन ना तुम पहुंचे ना सोना पहुंचा। पंगा पड़ गया था। हाँ, उस वक्त मैं इस बाबत काफ़ी अरसा सस्पेंस में रहा था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि क्या पंगा पड़ा था और कैसे पंगा पड़ा था। जानते हो? हाँ, सब जानते हो सिवाय एक बात के। वो कौन सी? ये नहीं जानता कि नेविगेटर कहाँ है, लेकिन वो अब जान जाऊँगा। वो एक क्षण टिटका और फिर बोला, जान जाऊँगा ना? चौधरी खामोश रहा। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें जेल की गिरफ्त से इसी वजह से निकाला गया है ताकि तुमसे नेविगेटर के बारे में जाना जा सकता। तुमने निकाला? जवाब देने से पहले मनकोटिया हिचकिचाया। उसने समीर महाजन की तरफ देखा। आपसदारी में पर्दादारी कैसी? महाजन बोला। बोल दो। नहीं, मनकोटिया बोला। अलबत्ता कोशिश हमारी भी बराबर थी, लेकिन हमारी टेकिंग सभ्य और सिविल थी। क्या मतलब? तुम्हें अस्पताल से फरार कराना एक सीरियस क्रिमिनल एक्ट था जो पकड़े जाने की सूरत में तुम्हारी दुश्वारियां तो बढ़ाएगा ही, उस शख्स के लिए भी लंबी सजा की वजह बनेगा जिसने इस काम को अंजाम दिया। मेरी दुश्वारियां क्यों बढ़ाएगा? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकिन कौन मानेगा कि कुछ नहीं किया? पकड़े गए तो पुलिस का यही दावा होगा कि सब कुछ तुम्हारे इशारे पर हुआ था। कोई नहीं मानेगा कि फरार होने में तुम्हारी कोई रजामंदी नहीं थी। बाय द वे, था कौन वो आदमी जिसने तुम्हें अस्पताल से निकाला था? मैं नहीं जानता कौन था। उसने मुझे अपना नाम विमल बताया था और बोला था कि उसने जो कुछ किया था परमार के कहने पर किया था। विमल? हाँ, दिलेर आदमी था, तभी ऐसे दिलेरी के काम को अंजाम दे सका। तुम करते तो क्या करते? तुम्हारे कथित सभ्य और सिविल टेकिंग क्या थी? हमने जो करना था कर चुके थे, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हमारे किए का कोई नतीजा सामने आने की नौबत ही ना आई। तुम क्या कर चुके थे? हमारा इरादा तुम्हें जमानत पर छुड़ाने का था। चौधरी बड़े विद्रूपपूर्ण भाव से हंसा। तुम समझते हो इस मामले में तुम्हारे वकील की कोशिश काम नहीं आई थी, इसलिए जमानत नहीं हो सकी थी। क्या गलत समझता था? नतीजा सामने तो है, जमानत नहीं हुई थी क्योंकि तुम्हारी कोशिश आम थी, कैजुअल थी, रूटीन थी। मनकोटिया जब कोई काम करता है तो वो ना आम होता है, ना कैजुअल होता है और ना रूटीन होता है। वो स्पेशल होता है, इसलिए नतीजा भी स्पेशल होता है, एक्सक्लूसिव होता है। तुमने क्या किया? बता भाई। मजिस्ट्रेट से बार्गेन किया।
महाजन बोला। 3 लाख की एवज में उसने तुम्हें जमानत देना कबूल किया। रिमांड बढ़वाने के लिए पुलिस कल जब तुम्हें उसके सामने पेश करती तो मजिस्ट्रेट फर्दर रिमांड को गैर ज़रूरी करार देता और तुम्हें जमानत के लिए फिट केस तस्लीम करता। भले ही, मनकोटिया बोला, मुखालफत में पुलिस लाख दुहाई देती रहती, लिहाजा बाज़रिया जमानत मैं तुम्हारी गिरफ्त में आता। चौधरी बोला, गिरफ्त में नहीं आते, सोबत में आते। चलो ऐसा ही सही, ये काम पहले ही कैसे हो गया? एक मौका परस्त शख्स ने मौके का फ़ायदा उठाया। किसने? सोचो, कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि ये रंजीत पासी की, जिसने कि मुझे पनाह दी थी, हरकत है? और किसकी हो सकती थी? माल जिसके कब्जे में हो वही तो उसका सौदा कर सकता है। मैं माल हूँ, बराबर हो 50 करोड़ की हुंडी हो, जिस पर जबरन काबिज होना चाहते हो। अरे भाई, मनसा जबरन काबिज होने की होती तो क्या हम यहाँ इतने दोस्ताना माहौल में बैठे बतिया रहे होते? यानी कि मैं यहाँ गिरफ्तार नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं चाहूँ तो यहाँ से उठकर चल दूँ? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। सो देयर भाई, मैंने तुम्हारे पर इन्वेस्टमेंट की है और कुछ नहीं तो मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट का सिला तो मिलना चाहिए। क्या इन्वेस्टमेंट की है? मजिस्ट्रेट तक पहुँचाने के लिए 3 लाख रुपए बिचौलिए को दिए। कल जमानत तो अब हो नहीं सकती, क्योंकि जिसकी जमानत होनी है वो तो मेरे सामने बैठा है और रिश्वत कहीं वापस होती है। मेरे फरार हो जाने की खबर जंगल की आग की तरह फैली होगी। मजिस्ट्रेट क्या इससे नावाकिफ़ होगा? बिचौलिया क्या इससे नावाकिफ़ होगा? नहीं होगा। लेकिन बिचौलिए ने ये बात इसको, उसने महाजन की तरफ इशारा किया, मेरे वकील को ना बताई। ये बाहर से वहाँ पहुँचा था इसलिए इसको मालूम ना हुई। अब पैसा बिचौलिया खा गया या मजिस्ट्रेट के पल्ले पड़ा, मेरी गिरह से तो निकल गया ना। दूसरे, रंजीत पासी तुम्हें मेरे हवाले करने की एवज में माल में से हिस्सा मांगता है। बोलता है 10% भी मिले तो 5 करोड़ होता है। मैंने माल की कीमत 35 करोड़ बताई तो 3.5 करोड़ की अड़ी करने लगा। बड़ी मुश्किल से 2 में सौदा फाइनल हुआ। 10 लाख नकद दिए, बाकी का प्रोनोट लिख के दिया तो उसने डिलीवरी दी। डिलीवरी? माल की। चौधरी के चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव आए। ओके, तुम्हें माल कहलाना नागवार है तो मैं नहीं कहता। अब फैसला करो, मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट का सिला मिलना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या चाहते हो? तुमसे सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? जेंटलमैन डील। गुड फॉर यू, गुड फॉर मी। क्या? नेविगेटर मेरे हवाले करो। लाइक दैट? यू स्नैप अ फिंगर एट मी एंड से गिव एंड आई गिव। यस ऑफ कोर्स। नेविगेटर मेरे पास होगा तभी तो मैं सोना समुद्र से निकालूंगा। सोना मेरे पास होगा तभी तो मैं हिस्सा बटाऊंगा। नहीं। तुम्हारी क्या मंशा है? मैं हिस्सा नहीं चाहता, सौदा करना चाहता हूँ। ठीक है, कान को इधर से पकड़ा या उधर से पकड़ा, एक ही बात है। सोने का हिस्सा बटाओ या सौदा करो। नेविगेटर का? क्या? मैं तुम्हें नेविगेटर का पता बताऊंगा। आगे सोना तुम्हारे काबू में आए या ना आए ये तुम्हारा रिस्क होगा। बदले में तुम्हारी क्या खिदमत करनी होगी? 15 करोड़ रुपया फॉरेन करेंसी में फॉरेन लैंड पर एडवांस में पे करना होगा। फॉरेन लैंड पर कहाँ? मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान से ज़्यादा दूर, लेकिन हो सकता है वो तुम ऑर्गेनाइज ना कर पाओ, इसलिए मैं आसान जगह का नाम लेता हूँ। लो, नेपाल। नेपाल जाने के लिए हिंदुस्तानी को पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ फॉरेन करेंसी में पेमेंट भी आसान है। हमें काठमांडू पहुँचाओ, वहाँ डॉलर में 15 करोड़ रुपया मेरी हथेली पर रखो। नेविगेटर तुम्हारा। रकम ज़्यादा है, एडवांस का रिस्क ज़्यादा है। वक्त आने पर नेविगेटर कोई करतब कर दिखाएगा या नहीं यह साबित होना अभी बाकी है। उस बाबत तुम निश्चित रहो। नेविगेटर एन कील ठोक कर बताएगा कि समुद्र में स्टीमर कहाँ डूबा था। चलो, मैंने बात का यकीन किया, लेकिन तुम परमार को भूल रहे हो। तुम्हारा हाथ से निकल जाना और नेविगेटर का उसके हाथ से निकल जाना एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। तुम्हारी निगाह में नहीं होगी, लेकिन वो तो यही समझे बैठा होगा ना। और उसे ये समझते क्या देर लगेगी कि असल में क्या हुआ था? कैसे समझेगा? रंजीत पासी की वजह से समझेगा, जो कि अब उसके रूबरू होना अफोर्ड नहीं कर सकता। पासी का गायब हो जाना ही परमार को असलियत सुझाने के लिए काफ़ी होगा। तुम्हें रिहा कराने वाला शख्स भी, जिसका नाम तुमने विमल बताया, परमार के लिए ही काम कर रहा था। पासी ने ना भी बताया होगा तो परमार को उससे मालूम हो जाएगा कि तुम आज़ाद हो चुके थे और तुम्हें पासी की हिफाजत में पहुंचाया जा चुका था। इसके आगे क्या परमार के लिए समझना बहुत मुश्किल होगा कि पासी ने क्या खेल खेला और कहाँ पहुंचने की जगह कहाँ पहुंच गए। एक बार ये बात समझ में आ जाने के बाद परमार मेरे पीछे पड़ सकता है। वो मेरे से नेविगेटर छीनने की कोशिश कर सकता है। मेरे समुद्र से सोना निकाल लेने के बाद सोना छीनने की कोशिश कर सकता है, और कुछ नहीं तो मेरी मुखबिरी करा सकता है और पुलिस को मेरे पीछे लगा सकता है। अब बोलो, कौन सी बात गलत कही? चौधरी ने उत्तर ना दिया। मेरे लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है, जबकि तुम्हें बैठे बिठाए रकम मिलनी है।
तुम्हें मुल्क से बाहर निकालने तक की जिम्मेदारी मेरी है, इस लिहाज से तुम्हारी मांग ज़्यादा है। तुम्हें मुनासिब मांग क्या लगती है? 10 करोड़ कम है। एंड सेफ एग्जिट की गारंटी करते हो? वो तो करनी ही पड़ेगी। पकड़े गए तो रकम 10 हो या 15, तुम्हारे किस काम की? ठीक है, मुझे सौदा। मुग्धा ने उसे कोहनी मारी। चौधरी ने आंखों ही आंखों में उसे आश्वासन दिया और अपना फिक्रा पूरा किया। मंजूर है। गुड, मनकोटिया जोश से बोला। इसी बात पर मिलाओ हाथ। दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। अब बोलो, मनकोटिया बोला। नेविगेटर कहाँ है? चौधरी ने इंकार में सिर हिलाया। अब क्या हुआ? माथे पर बल डालता मनकोटिया बोला। पहले सेफ एग्जिट, पहले डॉलर में फुल पेमेंट, फिर नेविगेटर का पता। क्या कहने, एक मैं ही बेवकूफ़ बचाऊं सारी दुनिया में। नेपाल पहुंच गए, रकम मिल गई, तुम वहां से गायब हो गए, आगे कहीं के कहीं पहुंच गए, तो मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा? नेविगेटर हाथ आते ही तुम गायब हो गए तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरूंगा? बल्कि तुम्हें तो गायब होने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मेरे से तुम्हारा पीछा तो मुझे गिरफ्तार करा देने से ही कट जाएगा। देखो मेरे भाई, ऐसे काम एतबार बिना नहीं होते। एग्जैक्टली, मैं खुद यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे काम एतबार बिना नहीं होते। तो करो एतबार, नेविगेटर मेरे हवाले करो। तुम करो एतबार, हमें सरहद पार पहुँचाओ और मुकर्रर रकम मेरे हवाले करो। ऐसे कैसे बीतेगी? तुम बताओ कैसे बीतेगी? एतबार की जो धारा तुम मेरी तरफ से अपनी तरफ बहती देखना चाहते हो, उसे अपनी तरफ से मेरी तरफ बहाकर दिखाओ। सोच जितना मर्जी लो। अपने इस इंटेलिजेंट लुकिंग वकील से कोई मशवरा करना हो तो खुशी से कर लो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना। मनकोटिया की भवें उठी। ये खामख्याली मन से निकाल देना कि तुम किसी जोर जबरदस्ती से अपना मतलब हल कर लोगे। तुम पुलिस से ज़्यादा जबर नहीं हो। जोर जबरदस्ती जब पुलिस की नहीं चली तो तुम्हारी भी नहीं चलने वाली। तुम्हारे पर नहीं चलने वाली या तुम्हारी भतीजी पर भी नहीं चलने वाली? भतीजी पर भी नहीं चलने वाली। वो कैसे? हाथ कंगन को आरसी क्या? हम दोनों तुम्हारे कब्जे में हैं, आजमा के देखो। ब्लफ है, महाजन धीरे से बोला। ऐसी कोई कोशिश करने का ख्याल भी किया तो नेविगेटर के और सोने के ताजिन की सपने ही देखते रहोगे। ब्लफ है, महाजन ने दोहराया। आजमा के देखो, चौधरी चैलेंज भरे स्वर में बोला। मैं शांतिप्रिय आदमी हूँ, मनकोटिया बोला। जोर जबरदस्ती का मेरा कोई इरादा नहीं, होता तो इतनी बात ही ना होती। मैं जोर जबरदस्ती पहले ही आजमा रहा होता। यकीन जानो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। गुड, अब मैं अपनी फाइनल पेशकश सामने रखता हूँ। मेरी पेशकश कबूल की तो बढ़िया, ना कबूल हुई तो मैं नेविगेटर का ख्याल ही छोड़ दूंगा, तो मैं ये प्रोजेक्ट ही ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का गम खा जाओगे? इन्वेस्टमेंट वसूल हो जाएगी। वो कैसे? कौन देगा? धीरज परमार देगा। अपनी इन्वेस्टमेंट की वापसी की शर्त पर मैं तुम दोनों को परमार के हवाले कर दूंगा, फिर वो जाने तुम जानो। फाइनल पेशकश क्या है तुम्हारी? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें नेपाल पहुंचाऊंगा और तुम्हारे वहां पहुंच जाने के बाद डॉलर में मांगी तुम्हारी रकम तुम्हारी हथेली पर। मुझे कबूल है कि उसके बाद ही तुम मुझे नेविगेटर का पता बताओगे। ओके? चौधरी ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारी तमाम शर्तों के बदले में एक शर्त मेरी होगी। क्या? जब तक तुम्हारी हर शर्त पूरी नहीं हो जाती, जब तक तुम मुझे नेविगेटर का पता नहीं बताते, तब तक तुम्हारी भतीजी यहीं रहेगी। हरगिज़ नहीं, चौधरी तमक कर बोला। जब तक नेविगेटर मेरे कब्जे में नहीं आ जाएगा, तब तक ये मेरे कब्जे में रहेगी। हरगिज़ नहीं। क्यों भला? तुम्हें इंश्योरेंस चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तुम मेरी नीयत पर शक कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। मेरी बात और है। मेरी बात और क्यों नहीं है? देखो, जो कुंजी 50 करोड़ रुपए का ताला खोल सकती है वो मेरे कब्जे में है, इसलिए तुम समझते हो कि तुम्हारा अपर हैंड है। हाँ, कभी था, जब तक पुलिस की तवज्जो तुम्हारी तरफ नहीं गई थी तब तक था, अब नहीं है। तुम बोल रहे हो कि तुम डकैत हो, कातिल हो और अब एक भगोड़े भी हो। तुम्हारे जैसे फरार मुजरिम को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, दिखाई दे जाने पर आवारागर्द कुत्ते की तरह शूट कर देती है। ऊपर से परमार तुम्हारे पीछे है। इन हालात में तुम सोने के सपने ही देखते रह जाओगे, कभी उसके करीब भी नहीं फटक पाओगे। फिर भी करिश्मा हो गया और तुम सोना निकालने में कामयाब हो गए तो आगे उसे करेंसी में तब्दील करने के लिए फिर किसी मनकोटिया की ज़रूरत होगी, जो यकीन जानो मेरे जैसा रीजनेबल नहीं होगा। वो माल छीन लेगा और लाश का पता नहीं लगने देगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं तो बिल्कुल ही मिट्टी का माधो हूँ। कोई ऐसे बड़े 30 मार्का भी नहीं होते तो पहली चोट में कामयाब होते, तो सोना डूबा ना पड़ा होता, तो पुलिस के फेर में ना आए होते, तो गिरफ्तार ना हुए होते, तो फरार ना होते। चौधरी खामोश रहा। महाजन एक बार ध्यानाकर्षण के लिए धीरे से खांसा और फिर बोला, मनकोटिया साहब की इजाज़त हो? आपकी इजाज़त हो तो एक बात मैं भी कहूँ चौधरी साहब। चौधरी की भवें उठी।
अभी मनकोटिया साहब ने कहा कि कोई करिश्मा हो गया और आप समुद्र से सोना निकालने में कामयाब हो गए तो आपको सोने को करेंसी में तब्दील करने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत होगी। मेरा सवाल यह है कि ये सिरे पर पेश आने वाली मदद की ज़रूरत ही आपको क्यों होगी? क्या मतलब? नेविगेटर क्या कोई चुंबक है जिसका रुख आप समुद्र की तरफ करेंगे तो सोना निकलकर खुश्की पर खींचा चला आएगा? मैं अभी भी नहीं समझा कि तुम क्या कहना चाहते हो। जनाब, आप हर कदम पर हर काम के लिए मदद के ज़रूरतमंद है। आप चाचा भतीजी 2 जने मिलकर समुद्र से सोना नहीं निकाल सकते। गोताखोरी कोई हंसी खेल नहीं, आप उसे हंसी खेल बना भी लें, अपने करिश्मा आले के जरिए सोना लोकेट कर भी लें तो 800 किलो भार के स्टीमर को तलहटी से उसकी सतह पर लाना कोई हंसी खेल ना होगा। उसे भी आपने हंसी खेल बना लिया तो किनारे पर आप 800 किलो सोना जेबों में ही नहीं भर लेंगे। तब क्या करेंगे? कैसे संभालेंगे सोना? जवाब ये सोच के दीजिएगा कि आप भगोड़े हैं और पुलिस को आपकी चौतरफा तलाश है। चौधरी से जवाब देते ना बना। मनकोटिया ने प्रशंसात्मक भाव से अपने वकील की तरफ देखा। आपको इन तमाम दुश्वारियों का पूरा पूरा एहसास जान पड़ता है, इसलिए मेरे को तो लगता है कि आप इसी वजह से नेविगेटर का सौदा करना चाहते हैं, सोने का नहीं। कहिए कि मैंने गलत कहा। चौधरी ने जवाब न दिया। आइंदा आप किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश करें तो इन बातों को जहन में रखिएगा और महसूस कीजिएगा कि मौजूदा हालात में आप बाहरी मदद के कितने मोहताज हैं। मनकोटिया ने सहमति में सिर हिलाया। बहरहाल फिर उठता हुआ बोला, अपनी फाइनल ऑफर मैंने तुम्हें दे दी है। पूरी सराफत से यह भी एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑफर तुम्हें नाकबूल होने की सूरत में इस बाबत मेरा अगला कदम क्या होगा। मैं तुम्हें सोच विचार के लिए कल तक का वक्त देता हूँ। खुद सोचो, भतीजी से मशवरा करो, कल मुझे अपना जवाब दे देना। फिर जैसा तुम्हारा जवाब होगा उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। ओके? चौधरी ने सहमति में सिर हिलाया। यहाँ तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, जो चाहोगे हाजिर होगा, सिर्फ एक काम नहीं होगा। चौधरी की भवें उठी। भाग नहीं पाओगे? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। गुड। एक बात और, मेरे वकील, उसने महाजन की तरफ संकेत किया जो कि उसके उठते ही उठ खड़ा हुआ था, के अलावा ये बात किसी को मालूम नहीं कि यह प्रॉपर्टी मेरी है। किसी करिश्माई तरीके से पुलिस या परमार या कोई और मेरे पीछे पड़ भी गया तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए ये उम्मीद करना बेकार होगा कि कोई तुम्हें यहाँ से रिहा करा कर ले जाएगा। रिहाई अस्पताल से आसान थी, यहाँ से नहीं होने वाली। अंडरस्टैंड? चौधरी ने सहमति में सिर हिलाया। गुड, चलता हूँ। 1 मिनट। मनकोटिया की भवें उठी। मैं दिल का मरीज हूँ। एक खास दवा रोज सुबह खानी मेरे लिए निहायत ज़रूरी होती है। इस वजह से वो दवा जेल में पास रखने की मुझे इजाज़त थी। अब वो दवा पीछे छूट गई है। आज की तो मैं खा चुका हूँ, कल सुबह मुझे उसकी ज़रूरत होगी। नाम बोलो। B1050 BETANE 50। एक स्ट्रिप का इंतज़ाम करा दीजिए। अभी हो जाएगा। थैंक यू। गुड नाइट। बंगले से बाहर निकलकर मनकोटिया ठिठका और अपने वकील की तरफ घूमा। अरे वकील साहब, वो बोला, चौधरी को उसकी मोहताजी की बना सरका कर तो तूने कमाल कर दिया। बहुत मौके पर ठोकी तूने वो बात। तपते लोहे पर चोट करने जैसा काम किया। शाबाशी टिका ले बॉस। इससे मेरे को एक बात सूझी है। क्या आइंदा हमें ये मान के चलना चाहिए कि सौदे से या ठगी से, चोरी से या सीना जोरी से नेविगेटर हमारे कब्जे में आकर रहना है? इस लिहाज से क्या हर्ज है अगर हम समुद्र से सोना निकालने के बाद आने वाले तमाम साजो सामान का पहले से इंतजाम करके रखें? कोई हर्ज नहीं। यूँ वक्त की भारी बचत होगी। नेविगेटर हाथ आ जाने के बाद वो सब साजो सामान इकट्ठा करना तो प्यास लगने पर कुआं खोदने जैसा काम होगा। वही तो, अब ये इंतजाम भी तू कर, हो जाएगा। जीता रहे। कमीने, मुग्धा बोली। चौधरी ने बड़े गंभीर, बड़ी विचारपूर्ण हुंकार भरी। हम गलत हाथों में पहुंच गए अंकल, धोखे से। वो इनसे भी बड़ा कमीना पासी बोला, हमें राजनगर परमार के पास ले जाया जा रहा था। जब तक यहाँ ना पहुंच गए हमें ज़रा भी तो शक ना हुआ कि वो कमबख्त डबल क्रॉस पर आमादा था। अब आपका क्या इरादा है? इरादा तो किसी तरीके से इस जहमत से निजात पाने का ही है। कैसे पाएंगे? जैसे उसने कहा। नहीं, वो पेशकश मैंने ये सोचकर उसके सामने नहीं रखी थी कि वो सिक्योरिटी के तौर पर तुझे पीछे रख लेगा। वो ऐसा ना करता तो आप उसे नेविगेटर का पता बता देते, प्लेट में सजाकर उसकी नज़र करता। ऐसा? हाँ, इससे तो लगता है आपको नेविगेटर का कोई मोह नहीं, भले ही काला चोर ले जाए। सच पूछे तो यही बात है, यकीन नहीं आता। मुग्धा, मैंने तेरी ही भलाई के लिए तेरे से बहुत बातें छुपा कर रखी। ऐसी ही एक बात यह भी है। इस सिलसिले में क्या छुपाया? चौधरी ने बताया। हे भगवान, हे भगवान। चौधरी खामोश रहा। तो ये वजह थी
जो आपको स्टीमर पर गोलियां चलाना कबूल नहीं था। चौधरी खेतपूर्ण भाव से मुस्कुराया। एक वजह यह भी थी, वो बोला, और भी तो वजह थी, जैसे कि जाने दीजिए। एक बात आपने साफ कर दी तो बाकी तो अपने आप ही दिन की तरह साफ हो गई। अंकल, यू नेवर सीज टू सरप्राइज। कमाल हैं आप। वो फिर मुस्कुराया। अब आप क्या करेंगे? मनकोटिया की शर्त मान जाएंगे? मुझे जमानत के तौर पर उसके हवाले कर देंगे? नहीं तो क्या करेंगे? जवाब ये सोच के दीजिएगा कि उस वकील ने आपकी मजबूरियां ऐन दुरुस्त गिनाई हैं। आप खुला खेल खेलना अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे एहसास है इस बात का। तो क्या करेंगे? कल उसके सामने नई ऑफर रखूंगा। क्या? सौदा इस हाथ दे उस हाथ ले। मतलब मैं उसको हमें नेपाल पहुंचाने की जिम्मेदारी से बरी कर दूंगा। कल मेरी नई पेशकश ये होगी कि मैं उसे नेविगेटर सौंपूंगा, वो मुझे रकम सौंपेगा। नेविगेटर लेकर वो अपनी राह लगेगा, रकम लेकर हम अपनी राह लगेंगे। मुझे उम्मीद नहीं कि उसे ये सौदा कबूल होगा। क्यों? यूं उसे नेविगेटर आसानी से हाथ लग गया लगेगा। नतीजतन वो इस बात की गारंटी मांगेगा कि नेविगेटर सच में डूबे हुए स्टीमर का पता बता सकता था। कल देखते हैं क्या होता है। अभी उम्मीद करते हैं कि वो नेविगेटर हाथ लग जाने से ही खुश हो जाएगा। मुग्धा खामोश रही। अरे बिटिया रानी, उम्मीद करने में क्या हर्ज है? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। वो तो है, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है हम उम्मीद ही तो करते आ रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो विमल बाबू जो कोई भी था अच्छा आदमी था। हमारा उसी से वास्ता बना रहता तो मुझे खुशी होती। ठीक है, तो इस बात की भी उम्मीद रख कि शायद हमारा फिर कभी उससे वास्ता पड़े। मुग्धा कुछ क्षण खामोश रही, फिर उसने सहमति में सिर हिलाया। तो दोस्तों, ये था पलटवार नॉवल का पार्ट 6। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।